आर्किटेक्चर, प्लानिंग और वास्तु का सिद्धांत, ये कॉम्बिनेशन कैसा है? वैदिक आर्किटेक्चर की बात करें तो यही प्योर आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है आज का, तुम नहीं। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी में वास्तु के कोई मायने हैं या फिर उनकी ये मार्केटिंग का हिस्सा है वास्तु? क्या मैं पैसे के लिए अपने पैरामीटर्स चेंज कर दूं? क्या मैं पैसे के लिए अपनी बात चेंज कर दूं? क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट कुछ ऐसे हैं कि वो उनको पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को डिजाइन करते वक्त वास्तु कहाँ से शुरू होता है? कि वो जिंदगी में जितनी मर्जी कोशिश कर ले वो होटल चलने वाला नहीं। लेकिन सर, एक बिल्डिंग का जब मास्टर प्लान तैयार किया जाता है तो कौन सी दिशा को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है? चारों दिशाओं को हमें कंसीडर करना पड़ेगा, 8 दिशाओं को कंसीडर करना पड़ेगा और 10 दिशाओं को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। आपने तो प्रोजेक्ट अपना वास्तु के हिसाब से बना लिया, आपके पड़ोस वाले ने आया और उसने वहां पे आके उसका बेड़ा गर्क कर दिया। दक्षिण मुखी प्लॉट और दक्षिण मुखी फ्लैट को लेके बड़ा लोग डरते हैं सर। हमारे पास ऐसे साधन हैं, कोई सी भी दिशा हो आप प्लॉट ले लीजिए, आप उसमें सुखद स्थिति को प्राप्त करेंगे। किसी भी कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या कोई विशेष अनुष्ठान या फिर एनर्जी अलाइनमेंट रिचुअल होना चाहिए? डिफरेंट धातुएं वहां उस जमीन में दबानी चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शन। साउथ में प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसके लिए तो समझ लीजिए आप कि खतरे की घंटी बज गई। बेसमेंट, टेरेस और पार्किंग, सर इन तीनों चीजों को कैसे ध्यान में रखें? एक बार अगर कोई कस्टमर घुस गया आपके प्रोजेक्ट में सामान लेने के लिए, आप फ्लैट लेने के लिए, वापस नहीं आएंगे। आपके फ्लैट बनने से पहले बिक जाएंगे। आर्किटेक्ट वो नहीं जो सिर्फ लाइनें मारे चार, ये लो जी एक कमरा ये तो यार ड्राफ्ट्समैन का काम है ना। तो वास्तु सम्मत और खूबसूरती एक साथ नहीं हो सकती? हम 99% कह सकते हैं कि नहीं। तो ब्रह्म स्थान से घबराने की जरूरत फ्लैट वालों को तो नहीं है। मैंने कहा तुम्हारे घोड़े खुल जाएंगे इसे बेचने में। जो वास्तु सम्मत घर होते हैं उनकी रीसेल वैल्यू ज्यादा होती है? ये डिपेंड करता है कि आपका सलाहकार कौन है, शकुनी या कृष्ण। क्या एआई या 3D टूल्स को भी वास्तु में इंटीग्रेट किया जा सकता है? एआई कहां से लाएगा वो जो मैं बोल रहा हूं? तो आपकी जिंदगी को बदलने की कोशिश हम अक्सर करते हैं। कई तरह के पॉडकास्ट आपके पास पहुंचते हैं अलग अलग मेहमानों के साथ, और उसी कड़ी में जुड़ते हैं हमारे साथ वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ घनश्याम। तो आज हम उस इंडस्ट्री के रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं जुड़ी है कंस्ट्रक्शन के काम से। कैसे बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं, कैसे आप तक पहुंचाते हैं, और आपके लिए किन चीजों को ध्यान में रखना बेहद जरूरी है, ये समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? सबसे पहले मैं यही जानना चाहता हूं, आर्किटेक्चर, प्लानिंग और वास्तु का सिद्धांत, ये कॉम्बिनेशन कैसा है? हम वास्तु की बात करें तो ये वैदिक आर्किटेक्चर है, और अगर हम वैदिक आर्किटेक्चर की बात करें तो यही प्योर आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर संभावनाएं काम करती हैं कि जीवन सुखी कैसे बनाया जाए। और जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है उसका बेस होता है कि जीवन को लग्जरियस कैसे बनाया जाए और कैसे लोगों को दिखाया जाए। अच्छा। उसमें इस बात का कोई कंसर्न नहीं होता कि आदमी इसमें सुखी रहेगा और नहीं रहेगा। एक मोटा मोटी ये फर्क वैदिक आर्किटेक्चर में और आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर में है जी। और जो वैदिक आर्किटेक्चर है उसकी इतनी डेप्थ है क्योंकि कई हजार सालों के अंदर लिखा गया है। इतनी डेप्थ है उसमें कि एक जन्म में आदमी उसको पूर्ण कर ही नहीं सकता। उसको पढ़ने के लिए कई जन्म चाहिए, इतनी डेप्थ है उसमें। मतलब आप ये सोच लीजिए कि आपके जिस पे आपने भवन का निर्माण करना है उसका साइज क्या होगा, ये वास्तु बताता है। उसमें किसके लिए किस कमरे का साइज होगा, ये वास्तु बताता है। और उसमें परिभाषा क्या दी गई है, इतने फीट और इतने इंच। वहाँ हालांकि हाथ और उंगल का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि उस टाइम पे यही पैमाइश चला करती थी।
तो इसलिए हम ये कहें कि जी आर्किटेक्चर बहुत बढ़िया है आज का, तो नहीं है। और फिर हो क्या रहा है, आज जितने बिल्डर जो हैं अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं, खूबसूरत लगने चाहिए, वो उनमें तासीर हो या ना हो। एक वो कहावत आपने सुनी होगी कि औरत की खूबसूरती से ज़्यादा उसकी तासीर मायने रखती है। तो उसी तरीके से घर की खूबसूरती से ज़्यादा उसकी तासीर मायने रखती है कि आपने कितना सुखद जीवन उसमें काटा और नहीं काटा। तो आज के जो बिल्डर्स हैं क्या करते हैं, एक फॉरेन की बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जिनको, और काम है भी बड़ा, किसी बिल्डर प्रोजेक्ट को शेप देना आसान काम नहीं है। सही बात है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो बाहर की विदेशों की कंपनियां हैं उनसे बनवाते हैं, और उनका जो स्टाइल होता है, उनका जो काम करने का ढंग होता है वो डिफरेंट होता है। वो ज़्यादातर उसकी खूबसूरती पे ध्यान देते हैं, और खूबसूरती पे ध्यान देते हैं तो क्या होता है, अब वो लोगों के लिए तो नासूर बन जाता है, क्योंकि उन्होंने तो सोचा ही नहीं ना कि जीवन कैसे चलेगा, ना उनको पता। सही बात है। आपको पता है और आपने नहीं किया, एक दूसरी बात है, और आपको जब पता ही नहीं तो आप करेंगे क्या। उनको इस बात की नॉलेज नहीं होती। तो हमने कनाडा में एक प्रोजेक्ट किया, तो वहाँ जो आर्किटेक्ट था उन्होंने मुझे ये बात बोली कि जी आप यहाँ माइग्रेट हो जाओ, क्योंकि जब उन्होंने हमारे पैरामीटर्स देखे और समझे तो उनको बड़ा अचंभा हुआ कि यार इस डेप्थ तक आपकी साइंस गई हुई है, इस लेवल पे आप लोग काम करते हैं। जब हम डिज़ाइन कर रहे थे तो मैंने उनको बताया कि यहाँ इस तरीके से आप ये टॉयलेट यहाँ अरेंज कर दीजिए, यहाँ ये अरेंज कर दीजिए, हमने लेआउट करके भेजा। अब वो कहता है जी मैंने अपने घर में नोटिस किया कि जो चीज़ें आपने बताई हैं सारी इसके विपरीत हैं। तो उन्होंने फिर मुझे अपना लेआउट भेजा। जब लेआउट भेजा तो मैंने उनको पूछा कि क्या इस घर के अंदर आपके स्टोन की प्रॉब्लम रेगुलर है और किस मेंबर को है। तो कहते जी मुझे है, और हर साल मुझे उसको निकलवाना पड़ता है। तो कहते यार अगर ये साइंस है आपके, ये आर्किटेक्चर है, तो मेरा नमन है आपको यहाँ कनाडा आ जाना चाहिए और यहीं हम लोग काम करें। तो खैर वो चीज़ें तो संभव हो पाती हैं, नहीं हो पाती। तो इसलिए सर ये ऐसा विज्ञान है कि आप इसको मतलब हम ये समझ लें कि जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है ये तो सिर्फ किताबी ज्ञान है, बच्चा है। और ये जो वास्तु या वैदिक आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, ये बहुत वास्ट साइंस है, बहुत वास्ट साइंस है। आपके दिमाग को आपके बदलेगी, वो भी ये पॉजिटिवली बदलेगी। वैदिक आर्किटेक्चर आपके माइंड को, आपके सिस्टम को, आपके शरीर को पॉजिटिवली चेंज करेगा। और ये गारंटी उसमें नहीं है मॉडर्न आर्किटेक्चर में कि वो भी क्या वैसे चेंज करेगा। हो सकता है बाई चांस ऐसा कुछ हो जाए तो वो स्थिति अलग होती है, पर हम 99% कह सकते हैं कि नहीं, उसमें ऐसी कोई अवस्था नहीं है कि वो आपके माइंडसेट को आपके जीवन में बदलाव ला दे पॉजिटिवली। तो इसलिए एक ये बहुत बड़ा फर्क होता है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन कंपनी में वास्तु के कोई मायने हैं या फिर उनकी मार्केटिंग का हिस्सा है वास्तु? देखिए सर, धीरे धीरे क्या हो रहा है, लोगों के पास ना धन की आवक बढ़ती जा रही है। अब हर आदमी को घर चाहिए, और एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चल गया लोन का। आपके पास पैसा है या नहीं है, आप घर खरीद सकते हैं। तो जो लोन का कॉन्सेप्ट चल गया है ना, अब हर आदमी चाहता है यार मैं अपना घर लूं। तो यहां हम बात करेंगे डिमांड की और सप्लाई की। हमारी जो सप्लाई है वो जितनी मर्जी बढ़ा लें हम, डिमांड उससे ऊपर आती ही रहेगी। और जब ऐसी स्थिति में होते हैं तो डेफिनेटली जो है आप कुछ भी बनाएंगे वो बिकेगा। अच्छा। मेरी कल ही एक बिल्डर से बात हो रही थी, तो मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस कराया, जी ये वास्तु कंसल्टेंट हैं, ये इस तरीके से ऐसा है वैसा है। मैंने उनसे एक ही बात कही कि आपका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ 2 लक्ष्य होते हैं आपके। मेरा प्रोजेक्ट ढंग से बन जाए, बिना रुकावट के बन जाए और बिक जाए। मैंने कहा जी इसके अलावा आपको कोई और लक्ष्य होता है? कहता जी नहीं, यही होता है। मैंने कहा आपको कुछ लेना देना नहीं कि उसमें रहने वाले के साथ क्या होता है क्या नहीं होता, आपको कोई लेना देना नहीं। आपको अपना पैसा खड़ा करना है, अपना प्रॉफिट खड़ा करना है और आपने निकल जाना है। कहता है यस।
तो सर बिल्डर को नहीं सोचना कि आपके साथ क्या होगा। हालांकि आज अगर हम देखें तो सब कुछ जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं, वो रिवर्स एक्टिवेट होता है। हम कुछ भी, आपने मान लीजिए किसी के साथ किसी के 10 रुपए भी रख लिए या उसको थप्पड़ मार दिया गलत तरीके से, आप गिल्टी हो जाएंगे सर। वो आपको पता है आपने गलत किया है, और जब आपको पता है आपने गलत किया है तो आपके शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा, आपके सर में जाएगा, बॉडी में से आपके एक केमिकल निकलेगा, पूरी बॉडी के अंदर वो फैलना शुरू हो जाएगा। वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। यहाँ से स्टार्ट होती है बीमारियां कि बीज कहाँ से आया, तो बीज यहाँ से आया। मान लीजिए आपने ये सब क्रिया की और वो बीज आपकी बॉडी में बन गया और आप इस जन्म में भोग नहीं पाए, डेथ हो गई। दोबारा हम साइकिल में आए। जब दोबारा साइकिल में आए, वो बीज तो आपके डीएनए में है, आपके जीन्स में है, आपकी आत्मा में है, आपके सॉफ्टवेयर में है, वो दोबारा डेवलप हो गया। तो न जाने कौन से जन्म में वो बीज पूरा पेड़ बने और हमें भोगना पड़े। तो इसी तरीके से बड़े सारे बिल्डर्स आप देखेंगे वो बड़े त्रास में आते हैं, कभी वो जेल हो जाती है, कभी उन्हें कुछ हो जाता है, वजह कोई और बनती है पर उसका कारण कहीं और होता है। वो जेल गए किसी और केस में, पर कारण तो वो ने उनकी वजह से जो तकलीफ भोग रहे हैं, उनकी जो हाय निकल रही है, सही बात वो है। तो कहीं ना कहीं असर दिखाएगी ना। ठीक है सर। तो इसलिए जो बिल्डर लॉबी है वो इस चीज़ को नहीं सोचते। मेरे पास एक टी पॉइंट का प्लॉट आया, अच्छा, कि जी ये आप डिज़ाइन कर दीजिए। हमने डिज़ाइन कर दिया और करने के बाद उसको और जो रेमेडी हो सकती थी सब बता दी गई। उन्होंने बाद में फिर कुछ और फीस मुझे डाल दी कि जी इसको बिल्कुल परफेक्ट कर दीजिए। तो अल्टीमेटली वो फीस वापस की गई उनको, और उनको मना किया गया कि जी इससे ऊपर हम नहीं कर सकते। तो क्या मैं पैसे के लिए अपने पैरामीटर्स चेंज कर दूं? क्या मैं पैसे के लिए अपनी बात चेंज कर दूं? क्या पैसे के लिए मैं अपना सिस्टम चेंज कर दूं? वो पॉसिबल नहीं था। तो अल्टीमेटली उनको मना किया गया कि ये नहीं हो सकता। तो आप इतना ही बना लें, क्योंकि माल आपका बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि वास्तु कंसल्टेंट कुछ ऐसे हैं कि वो उनको पता ही नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। अगर मान लीजिए कोई लेके भी आया, वास्तु कंसल्टेंट को लेके गया, तो जब उसको पता ही नहीं कि गलत है सही है, तो यस यस हाँ हाँ कर देगा। दूसरा, आप उसको कमीशन दे सकते हैं, आपका माल तब बिक गया। तीसरा, कोई अनजान आदमी आएगा, उसको कोई वास्तु से लेना देना नहीं, वो ले जाएगा। तो आपका माल तो बिकना ही है। आप इस चक्कर में ना पड़े कि जब वास्तु से बनाएंगे तो बढ़िया बिकेगा। नहीं बिकेगा, वो बिकेगा ही बिकेगा। वास्तु सिर्फ इतना काम कर सकता है कि वहां आने वाले को सुखद स्थिति दे सकता है, आपके प्रोजेक्ट को बनाने में सुखद स्थिति दे सकता है। तो इतना काम वास्तु कर सकता है। बाकी उसकी बिल्डर्स को इसका कोई लेना देना नहीं होता कि वास्तु से बढ़िया बनवा दिए, बोलते समय हमारे वास्तु के हिसाब से बनाया, वास्तु के हिसाब से बनाया, होता कुछ नहीं। ठीक है सर। लेकिन सर, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट को डिजाइन करते वक्त वास्तु कहाँ से शुरू होता है? मिट्टी से सर। जैसे आपने लैंड ली, एकदम शुरू स्टार्ट हो गया। लैंड के एंगल्स देखे जाते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी लैंड होती हैं। कोई 20 एकड़ में प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई 10 एकड़ में बन रहा है, कोई 15 एकड़ में बन रहा है। तो उसमें कई बार लैंड के ऐसे पीस आ जाते हैं कि उसमें कोई हिस्सा कहीं बाहर निकला हुआ है, कोई अंदर आया हुआ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अभी एक होटल आया हमारे पास, तो बहुत बड़ा होटल है, शायद वो 53 एकड़ के अंदर होटल बन रहा है। अब वो सीधा सीधा बिल्कुल एक पहाड़ी के ऊपर इस तरीके से लंबा बना हुआ है। अब जो नक्शे मुझे दिए गए, वो ऐसे नक्शे दिए गए कि वो जिंदगी में जितनी मर्जी कोशिश कर लें, वो होटल चलने वाला नहीं है। अच्छा। या चला तो मान लीजिए मेरी किस्मत से, उनकी किस्मत से, मालिक की किस्मत से 5-10-20% आ जाएगा। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा जी ये तो आपने जो नक्शा है ऐसा दिया है, ये चलने वाला मुझे नहीं लगता। कहता जी 6 साल तो हमें हो गए, हम कोशिश कर रहे हैं, इसको किसी अप्रूवल मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, हो नहीं पा रहा। तो मैंने कहा जी कोई दिक्कत ही कोई नहीं है, हम इसको अगर हम नक्शे को पलट दें और इसके अंदर कुछ रेमेडी कर दें, तो मैं समझता हूँ 6-7 महीने के अंदर आपका ये प्रोजेक्ट काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसी स्थितियाँ होती हैं। ये आज मॉडर्न आर्किटेक्चर को नहीं मालूम कि हम ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए ना, हजारों बिल्डिंगें बंद पड़ी हैं
किसी का ढांचा आधा बना हुआ है, किसी का पूरा बना हुआ है, और उसके अंदर काला काला वो सब हो गया है और बंद पड़े हैं। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो वास्तु है। तो सर क्या वास्तु सम्मत फ्लैट्स या फिर वास्तु सम्मत टावर्स की कीमत या उनको बताना वास्तु सम्मत ये फ्लैट्स हैं वो ज्यादा रेट में बिक पाते? देखो जी, सबसे पहले तो ये बड़ा जज करना बड़ा मुश्किल है कि वास्तु सम्मत है। और फिर अब जब वो बिल्डर बोल रहा है कि जी मैंने वास्तु के हिसाब से बनवाया है, तो 50% लोग तो मान ही लेते बनवाया होगा भाई। तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। हाँ, अगर किसी को समझ आ जाए, हम लोगों को बोल देते हैं कई बार कि जी ये प्लॉट ले लो, आप जिस भाव मिले उस भाव ले लो। कुछ प्लॉट हमें ऐसे पसंद आ जाते हैं, कुछ मकान हमें पसंद आ जाते हैं, कुछ फ्लैट हमें पसंद आ जाते हैं। तो अभी एक रिसेंट घटना है, साउथ फेसिंग हाउस था और बड़ी सारी डैमेजेस उसके साउथ में हुई हुई थी, बहुत सारी। सेप्टिक टैंक भी था, बोरवेल भी था। उसके पीछे एक प्लॉट पड़ा था, उसमें कोई रह रहा था छोटा सा घर बना के। तो अल्टीमेटली उनको बोला गया कि जिस भाव में ये प्लॉट मिले आप ले लो। अच्छा। वो लेते ही उनके उस मकान की स्थिति ही चेंज हो जानी थी। तो आज वो प्रयास कर रहे हैं कि उस प्लॉट को किसी भी कीमत पे हम लें और उसको यूज़ करें। तो इसलिए कुछ स्थिति ऐसी हो जाती हैं कि उसको हम बोल देते हैं कि ऐसा कर लो आप। ऐसे ही हर प्रोजेक्ट में, जितने बिल्डर प्रोजेक्ट हैं, 10% एरिया ऐसा होता है जो आप समझ लीजिए, हम अगर नॉर्मल कंडीशंस कहें कि 100% हम नॉर्मल ले लेते हैं, और उस फ्लैट की, पर्टिकुलर फ्लैट की पोजीशन हो जाती है 200%। अच्छा। आप पूरा एरिया अगर उस प्रोजेक्ट का लें और उसमें से 10% एरिया ऐसा होता ही है। तो एक वो स्थिति भी होती है, तो उसको हम बोल देते हैं कि जी आप ले लो। उसमें मान लीजिए इंटरनल सेटिंग में दोष है, कोई चलेगा, और कोई दोष है चलेगा, पर उसका जो बेसिक होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि वो मल्टीप्लाई करेगा। तो उसके लिए हम बोल देते हैं कि यस आप ले लीजिए। ठीक है। लेकिन सर एक बिल्डिंग का जब मास्टर प्लान तैयार किया जाता है तो कौन सी दिशा को सबसे ज्यादा ध्यान में रखा जाता है या रखा जाना चाहिए? देखिए, फिर वही कहानी आ जाती है कि मॉडर्न आर्किटेक्चर में दिशा विशाएँ तो कंसिडर नहीं की जाती। एक वास्तु ही है या वैदिक आर्किटेक्चर है जिसमें दिशाओं को कंसिडर किया जाता है। तो इसलिए चारों दिशाओं को हमें कंसिडर करना पड़ेगा, 8 दिशाओं को कंसिडर करना पड़ेगा, और 10 दिशाओं को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। हमें ये भी देखना है कि हम अगर हाइट पे जा रहे हैं तो कितनी हाइट पे जा रहे हैं, उसकी क्या पोजीशन है, और हमें ये भी देखना है कि अगर हम नीचे जा रहे हैं तो हम किस जोन में जा रहे हैं और कितना नीचे जा रहे हैं। और हमें 8 दिशाओं को हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो लैंड स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बहुत रेयर होती हैं, बहुत रेयर। उसमें कई कोने निकले होते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कहीं से एंट्री है, कहीं से पीछे हो रहा है। और फिर एक चीज़ और आ जाती है उसमें कि आपने तो प्रोजेक्ट अपना वास्तु के हिसाब से बना लिया, आपके पड़ोस वाले ने आया और उसने वहाँ पे आके उसका बेड़ा गर्क कर दिया, आप क्या कर लेंगे? ऐसी स्थिति में अगर थोड़ा सा लैंड लॉस जरूर होता है, पर चीज़ आपकी ऐसी बन जाती है कि अड़ोस पड़ोस वाले फिर जो मर्जी करते रहें, आपकी चीज़ बढ़िया बनेगी। अच्छा, ऐसी स्थिति भी बना सकते हैं? यस। तो ऐसा भी प्रोजेक्ट बन सकता है। तो इसलिए जो हम अगर बात करें कि वैदिक आर्किटेक्चर, ये हमारी लाइफ लाइन है, और आर्किटेक्चर जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है ये आपको कहीं ना कहीं त्रास दे सकता है। आप लग्जरी में तो जा सकते हैं, हमने बड़े बड़े मतलब ऐसे ऐसे लोग जो अरबों खरबोपति देखे हमने, और घर सुनसान, बिल्कुल बियाबान, और पैसा तो मल्टीप्लाई हो रहा है उनका। तो ऐसी जीवन जी रहे हूँ। तो इसलिए ये आपके जो मॉडर्न आर्किटेक्चर है ये आपको लग्जरी दे सकता है, ये आपको ज़िंदगी को ख़त्म कर सकता है। और वैदिक आर्किटेक्चर पे जाएंगे, डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करेगा, ठीक है, लाइफ को आपकी बेटर बनाएगा। सर किसी प्रोजेक्ट की सफलता क्या इस बात पे निर्भर हो सकती है कि उस प्रोजेक्ट का जो प्लॉट है वो एल शेप है, त्रिकोण है, या अर्धवृत्ताकार है? यस यस यस। जो भूमि का आकार है इसको बड़ा महत्व दिया गया है। अब देखिए, हमारे वास्तुशास्त्र के अंदर जो
राउंड शेप है, हम्म, सर्कल है, उसको शुभ माना गया है। अच्छा। और अब हम बात करें पार्लियामेंट की, हम्म, हमारी पार्लियामेंट राउंड शेप में बनाई गई, जो पुरानी पार्लियामेंट थी हमारी राउंड शेप में बनाई गई। हम्म, और उसके बाद अगर हम बात करें हमारा सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा जो सेंटर में है, वो भी गोल है, राउंड में बनाया गया। अब क्या होता है, हम राउंड शेप को चलो मान लेते हैं, बहुत बढ़िया, क्योंकि उसमें कॉर्नर नहीं है, और कॉर्नर नहीं है तो एनर्जी का कहीं पे टकराव नहीं है, बहाव होता है, सीधी सीधी एनर्जी हर जगह से होती हुई आगे निकल जाती है। पर उसके अंदर जब हम इंटरनल सेटिंग पे आते हैं, तो इंटरनल सेटिंग पे आने के बाद क्या होता है, जब हम उसके रूम डिवाइड करेंगे तो कोनिकल बन जाते हैं, लगभग ट्रायंगल शेप आ जाती है। उस साइड आपका जो बाहर का हिस्सा है वो ऐसे गोल होगा, अंदर आपको ऐसे लाना पड़ेगा, लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अंदर का सर्कल छोटा है, बाहर का सर्कल बड़ा है। जब आप उसको मैच करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। आप स्क्वायर काटते हैं, मान लीजिए रेक्टेंगुलर काटते हैं, उनके बीच में जगह बच जाएगी, उसका क्या करेंगे? सही बात है। तो वास्तुशास्त्र में अगर सर्कल की बात करें, राउंड की बात करें, राउंड शेप की बात करें, उसको अच्छा बताया गया है। पर मैं जहाँ तक नोटिस कर रहा हूँ कि क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में भी काफ़ी आना जाना रहता है मेरा, और पार्लियामेंट भी कई बार जा चुका हूँ, तो उसमें मैंने जो चीज़ें नोटिस की ना, वहाँ अवरोध पैदा होते ही रहते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए जो अगर हम राउंड सर्कल की बात करें, राउंड शेप की बात करें, तो मुझे फ्रूटफुल नहीं लगती। ठीक है। और दूसरी बात, अब हमें और शेप मिलती है, कोई ट्रायंगल मिल जाती है, यस, ट्रायंगल को हम मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में हम स्क्वायर बना सकते हैं, ट्रायंगल में हम रेक्टेंगुलर बना सकते हैं, अच्छा। ट्रायंगल में हम, जैसे शाल की मैं बात कर रहा था, कई शाल बना के हम उसको मैनेज कर सकते हैं। ट्रायंगल में हर सीधी लाइन के पास हम अपना एक शाल या खंड बना सकते हैं। ठीक है। तो इससे उसको मैनेज कर सकते हैं, और कोई भी शेप हो उसको हम मैनेज कर सकते हैं। उसके अंदर ऑड सिचुएशन नहीं आएगी, ऑड आकृति नहीं आएगी। बाकी जो राउंड शेप है, इसको थोड़ा सा हमें दिक्कत हो जाती है। राउंड में भी बना सकते हैं अगर पूरा बहुत बड़ा प्लॉट हो। अगर हम किसी एक भवन की बात करें कि उसको गोल बना दें, वहाँ दिक्कत आ सकती है। ठीक है सर। लेकिन दक्षिण मुखी प्लॉट और दक्षिण मुखी फ्लैट को लेके बड़ा लोग डरते हैं सर। हालांकि कुछ कुछ परसेप्शन आप चेंज कर रहे हैं लोगों के, लेकिन क्या ये बदलाव हम महसूस कर पा रहे हैं सर? डरना चाहिए हमको? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। कोई सी भी दिशा हो, हमारे पास ऐसे ऐसे साधन हैं, कोई सी भी दिशा हो, आप प्लॉट ले लीजिए, आप उसमें सुखद स्थिति को प्राप्त करेंगे। पर कोशिश कीजिए कि लैंड साइज बड़ा हो। कोई भी साइज ले लीजिए, आप कोई भी नॉर्थ वेस्ट ले लीजिए, जिसे हम सबसे खराब मानते हैं, आप नॉर्थ वेस्ट ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आप हमारे हिसाब से बनाइए, डेफिनेटली आप जो है उसमें सुखद जीवन काटेंगे। लेकिन सर, किसी भी कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या कोई विशेष अनुष्ठान या फिर एनर्जी अलाइनमेंट रिचुअल होना चाहिए? सर, आस्था है आपकी, करते रहिए जो मर्जी, फर्क नहीं है वैसे? देखिए क्या करते हैं हम, जनरली क्या ट्रेंड है, जो हमारी परंपरा चली आ रही है, एक इतना लंबा, अगर हम एक इंडिविजुअल हाउस बना रहे हैं, इतना लंबा हमारा एक तार का टुकड़ा होता है, गोल्ड का, एक सिल्वर का, और कुछ और छोटी मोटी चीज़ें हम एक जगह पे नीचे भूमि में दबा देते हैं। इनका असर पड़ता है, पर असर तब पड़ता है जब उसकी क्वांटिटी लैंड के हिसाब से हो। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया में, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लैंड की बात करते हैं, वहाँ देखिए, वहाँ पेड़ भी आपको सबसे लंबे, दुनिया के सबसे लंबे पेड़ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, वहाँ के लोग भी आपको लंबे लंबे मिलेंगे। तो उस भूमि में है, चाइनीज़ हैं, चाइनीज़ डिफरेंट, उनकी भूमि डिफरेंट है, हम लोग हैं, हमारी भूमि डिफरेंट है। तो इस तरीके से ज़मीन का असर तो मिलता ही मिलता है, पर उसके अंदर जो आप धातुओं को दबा रहे हैं, आप मत दबाइए ना। अगर आपकी लैंड के नीचे हो सकता है गोल्ड की खान हो, आप वहाँ देखेंगे वाइट और पीले कलर के फूल आपको नज़र आएंगे। हम जब किसी की लैंड देखने जाते हैं तो वहाँ हमें एक दो जगह मिले, तो वहाँ पे हमने जब उसकी लैंड देखी तो हमने उसको बोला, हमने कहा भाई यहाँ खुदवा ले, कुछ मेरे को मिल सकता है। तो उसको एक टीन का बस बक्सा मिला, जिसके अंदर कुछ सिल्वर कॉइन और पुराने कॉइन्स थे। अच्छा। तो वो जो घास उगती है वो बता देती है कि मेरे नीचे क्या है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे कैरी करते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर हम उस धातु को वहाँ पे दबाते हैं, अब उसको जब हम दबाएंगे तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे उसके, वो उसमें मिलेंगे ना ज़मीन में, वो मिश्रण होकर हमारे पास आएगा ना।
ठीक बात है। आप हम बात करते हैं धातु की, चलिए धातु भी छोड़ दीजिए, आप अपने नॉर्थ में कोई प्लांट लगा दीजिए, आप कोई औषधीय पौधा लगा दीजिए, उसके जो गुण होंगे आपको मिलेंगे सर। जब हम यहाँ तक हमारे पास कॉन्सेप्ट है और वो ऐसा होता है, तो वो तो फिर अगर अभी नीचे गोल्ड आपने लिया, आपने उसको एनर्जाइज कर रहे हैं, हालांकि शास्त्रों में बहुत बड़ा विधान है कि लेने से पहले आप वहाँ पे गाय को और बच्चे वाली गायों को बांधिए, उनका गोबर वहाँ पे गिरे और वो इस तरीके से वो लैंड आपके रहने लायक हो। हमारे पास और बड़ी सारी चीज़ें होती हैं कि लैंड के अंदर मिट्टी का चेंज कराना और सब विधाएं उसके हम इस्तेमाल करते हैं। तो जहाँ तक बात उसको एनर्जाइज करने का है, तो आप करें ना सर। आपके जब आपकी ऑरा, आपने एक लैंड ली, अब अपने हिसाब से आप किसी भी धर्म को मानते हैं, किसी भी जाति के हैं, जो भी मानते हैं अपने हिसाब से, सिख लोग जो होते हैं वो वहाँ पे अरदास कराते हैं, और हम हिंदू लोग होते हैं हम वहाँ पूजन कराते हैं। तो जो भी आपने अपना करना है रिचुअल कीजिए, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन होंगी कि मेरे लिए सुखद हो, सबसे पहले तो वही है ना, आपके अंदर इस भावना का जन्म होना चाहिए कि मेरे लिए सुखद हो। तो आप यही नहीं सोच पा रहे तो आप क्या करेंगे? एग्री। तो वहाँ आप थोड़ा सा समय बिताइए और उसके अंदर उसको कामना कीजिए सुख की। हालांकि हमारे यहाँ तो बड़े सिस्टम है कि आप पहले ज़मीन से आज्ञा लेते हैं, भूमि पूजन बोलते हैं उसे, भूमि पूजन, आप उससे आज्ञा लेते हैं कि मैं अपना मकान बनाने जा रहा हूँ, मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि मैं आपका खनन करके इसके ऊपर अपना भवन का निर्माण कर सकूँ और अपने परिवार को सुखी रख सकूँ। ठीक है। उसके बाद फिर एक क्रिया आती है कि उसके अंदर हम भूमि को खोदते हैं, उसके बाद उसकी नींव रखी जाती है, उसकी भी एक पूजा होती है। तो इस तरीके से 2-3 स्टेप होने के बाद तब कहीं उसका निर्माण किया जाता है। अब जो बिल्डर्स लोग हैं उनको भी ये काम करना चाहिए, खुद जाना चाहिए वहाँ पे कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो भैया तुम सुधार दो, प्रकृति नेचर से ऊपर कुछ नहीं। सही बात है। तो उनको भी वहाँ पे ये एक अनुष्ठान करने चाहिए कि वहाँ पे कुछ ब्राह्मणों को बुला के और उनसे वैदिक मंत्रों के थ्रू वहाँ पे एक अनुष्ठान कराना चाहिए, जिससे कि वहाँ की ऑरा जो है, वहाँ की प्रकृति आसपास की जो है वो पॉजिटिव हो सके। और उनके पास तो क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो उनके पास पैसे की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, तो उनको इस चीज़ के अंदर डिफरेंट धातुएं वहाँ उस ज़मीन में दबानी चाहिए, डिफरेंट डायरेक्शन में। तो ऐसा अनुष्ठान उनको करना चाहिए। ठीक है। लेकिन सर, क्या स्ट्रक्चरल मजबूरी और वास्तु सिद्धांत का टकराव भी इस दौरान हो सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर बिल्डर्स क्या करें? देखिए सर, मैंने जैसा बताया कि अगर आप आज कुछ भी ऐसी चीज़ बनाते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये 3 बिजनेस ऐसे हैं जो चलने ही चलने हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में हैं, फेलियर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जब उस कंडीशन में कि आपका वास्तु बहुत खराब हो घर का। बड़े सारे बड़े नामी बिल्डर आपने सुने होंगे, जेलों में भी चले गए, कई सजाएं हो गई। ऐसा क्यों जी? आप सारे काम तो ठीक ठाक कर रहे हैं, ऐसा क्यों आपके साथ हुआ? ऐसा इसलिए, मेरे एक बहुत नामी बिल्डर हैं, तो जब उनके साथ ऐसी स्थितियां पैदा हुई तो मेरे को किसी ने बोला कि वो मिलना चाहते हैं आपसे। तो मिले, मैंने कहा, कहता जी हमारे ये प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है, उस प्रोजेक्ट में दिक्कत। मैंने कहा जी मैं किसी को नहीं छेड़ूंगा, मुझे अपना घर दिखा दो। और मैंने उनका घर देखा, और देखने के बाद मैंने उन्हें जब ये बात बताई कि आप इस तरीके से ये बदलाव घर में कर लो, कहता जी दिक्कत तो प्रोजेक्ट में है। मैंने कहा आप छोड़ दो ना, 1 महीने बाद मुझे पोजीशन बता देना। अल्टीमेटली क्या हुआ जी, उनके 2 प्रोजेक्ट उस टाइम जो स्टेज पे थे कि आज बंद हो जाए, कल बंद हो जाए, स्मूथली चलने लग गए। तो हम कारण कहीं होता है और ढूंढते कहीं है। इसी तरीके से आप जितने गुड़गांव दिल्ली वाले रोड पे देखोगे, बड़े सारे प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। मैंने 10-20 प्रोजेक्ट को जानने की कोशिश की कि लोग, इनके मालिक कहाँ रहते हैं, सब दिल्ली रहते हैं। दिल्ली वाले के लिए गुड़गांव साउथ है, और जिसने साउथ में प्रोजेक्ट शुरू किया तो उसके लिए तो समझ लीजिए आप कि खतरे की घंटी बज गई। उसके चांसेस 50% से लेकर 90% तक फेल होने के। अच्छा। तो इसलिए सोच समझ के उन्हें स्टेप उठाना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति हो तो इसके दूसरे कुछ नियम होते हैं, उन पे काम करना चाहिए, सफलता मिलेगी। ठीक है। लेकिन सर, कोई भी जो बिल्डिंग बनती है, और इन दिनों मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग का ज़माना है, तो उसमें 3 चीज़ें हैं जो मुझे लगता है वो लोगों को मतलब ध्यान में रखनी चाहिए, या जो नुकसान पहुंचा देती है, जिसका जिक्र आप करते हैं, बेसमेंट, टेरेस और पार्किंग।
सर इन तीनों चीजों को कैसे ध्यान में रखें कोई बिल्डर? वैसे तो सर कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि तीनों चीज़ें मेंटेन हो जाएंगी और वास्तु बड़ा बढ़िया बनेगा। अच्छा। एक ऐसा सिस्टम है, तो कोई अडॉप्ट नहीं करता। और मैंने बताया ना कि लैंड जो है हमें थोड़ी सी वेस्ट करनी पड़ती है, पर चीज़ वो बनेगी गजब की, जो रहेगा उसमें सुखद रहेगा। तो इसलिए ये एक बड़ा अहम मसला है कि आप इन चीज़ों को कैसे मैनेज करें। आपके बिल्डिंग में, आपके प्रोजेक्ट में बेसमेंट भी बनेगी, आपके प्रोजेक्ट में पार्किंग भी बनेगी, और सभी चीज़ें आपके प्रोजेक्ट में होंगी, पर होंगी वास्तुसम्मत। हाँ। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड तब होती हैं जब हम एक लैंड को की शेप देख लेते हैं। अच्छा। तब सारी चीज़ें डिसाइड होंगी कि कहाँ हमें क्या करना है। उसमें बेसमेंट बनाओ ना, पर उसका बनाने का ढंग डिफरेंट होगा। उसमें आप मल्टी स्टोरी बनाइए ना, जितनी मर्जी ऊंची बनाइए, उसका बनाने का ढंग अलग होगा। और मज़े की बात यह है कि हर फ्लैट आपका वास्तुसम्मत होगा। आप नहीं बना सकते। आपने 2 फ्लैट बनाए, एक का मुख इधर कर दिया, एक का मुख इधर कर दिया, अब हम दोनों को तो वास्तुसम्मत नहीं कर सकते। उनका मुख चेंज हो गया, उनकी सारी डायरेक्शंस चेंज हो गई। अब क्या होता है, आर्किटेक्ट क्या करते हैं, एक नियम है आर्किटेक्ट का, एक फ्लैट डिज़ाइन किया, उस फ्लैट को हमने सामने भी मिरर कर दिया, हमने इधर भी मिरर कर दिया, हमने उधर भी मिरर कर दिया। यही होता है ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट ये कॉन्सेप्ट है। यही होता है। हमने 4 मिरर किए और हमारी बिल्डिंग खड़ी हो गई। अब उसको उठाते रहो जितना उठाना। तो ये आर्किटेक्चर है। अब अगर वैदिक आर्किटेक्चर को हम लेंगे, हमें चेंज करना पड़ेगा, तो उसमें बदलाव करना पड़ेगा। उसमें हमें ऐसे बदलाव करना पड़ेगा कि एक बार अगर कोई कस्टमर घुस गया आपके प्रोजेक्ट में सामान लेने के लिए, आप फ्लैट लेने के लिए, वापस नहीं जाएगा। सीधा सीधा आपकी सेल पे इफेक्ट डालेगा कि आपके फ्लैट बनने से पहले बिक जाएंगे। हालांकि आज जो कॉन्सेप्ट चल रहा है बड़े डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि जो डीलर होते हैं वो उठा लेते हैं 50 फ्लैट मेरे जी, 50 फ्लैट मेरे, तो लगभग बिल्डर का जो माल है वो बिक ही जाता है। स्टार्टिंग में सॉफ्ट लॉन्च बोलते हैं उसको, उसमें ही बिक जाता है। पर अगर आप प्रोजेक्ट ऐसा बनाएंगे तो आपका एक तो सेल आप समझ लीजिए माशाल्लाह बहुत बढ़िया हो जाएगी, अच्छे रेट्स पे जाएगी, माल फंसेगा नहीं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी, अथॉरिटीज़ की तरफ से कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी, और आपकी जो कंस्ट्रक्शन का पीरियड होगा वो शॉर्ट हो जाएगा, स्मूथ कंस्ट्रक्शन होगी। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना है। बिल्डर का माल तो बिकना ही बिकना है, अल्टीमेटली बिकना है। तो अगर ये सारी स्थितियां हैं, और फिर सर्वे भवन तो सुखना के कॉन्सेप्ट को लेकर चले, अगर सब सुखी रहे तो यार बिल्डर के लिए तो बढ़िया बात हो जाएगी। उसके कर्म अच्छे हो गए ना, भोगेगा सुख, खुद भी भोगेगा। तो इसलिए सर इसको अगर हम बात करें वैदिक आर्किटेक्चर की, तो यही सब कुछ है। बाकी तो इसका पार्ट नीचे निकाल लिया लोगों ने, लाइनें मारने शुरू कर दी, ठीक है। क्योंकि जब हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो उसमें विजुअलाइजेशन मैटर करती है, आपकी कल्पना शक्ति, कि आप कैसा सोच रहे हैं। मैंने आपके लिए डिज़ाइन करना है तो मैं आपके बारे में सोचूंगा ना, कि आप क्या हैं, आपकी शख्सियत क्या है, आपके परिवार आपका क्या है। मैं आपके बारे में सोच के आपके लिए मकान डिज़ाइन करूंगा। अब क्या होता है, हमने बना दिया और आप गए, आपने जाके अपना देखा उसमें, चलो भाई ये दे दो। तो इसलिए सर एक एक आदमी के ऊपर उसको विजुलाइज किया जाता है, उसको देखा जाता है, वो आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट वो नहीं जो सिर्फ लाइनें मारे 4, ये लो जी एक कमरा, ये एक कमरा, ये तो यार ड्राफ्ट्समैन का काम है ना। विजुलाइज किया जाता है, उसको शेप दी जाती है, डिज़ाइन किया जाता है। मैंने गोवा का प्रोजेक्ट कर रहा था, उस आर्किटेक्ट ने मुझे वो डिज़ाइन बना के भेज दिया, मैं घूम गया। अच्छा। इतना गजब का खूबसूरत डिज़ाइन। मुझे कहता जी इसका वास्तु कर दो। मैं कई दिन सोचता रहा, कहाँ से पकड़ूं, कहाँ से छोड़ूं, कहाँ से पकड़ूं, कहाँ से छोड़ूं। अल्टीमेटली मैंने उनको डिज़ाइन वापस भेजा। मैंने कहा भाई मैं तेरे डिज़ाइन को, मैं इस डिज़ाइन को छेड़ना नहीं चाहता, मेरे को इतना खूबसूरत लग रहा है ये कि मैं इसको छेड़ूंगा तो इसकी खूबसूरती चली जाएगी। तो मैंने उनसे माफ़ी मांग ली। मैंने कहा यार मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कुछ पैरामीटर्स बता देता हूँ, उन पैरामीटर्स पे तुम काम कर लो। तो ऐसा होता है सर कुछ। तो वो वास्तुसम्मत था डिज़ाइन? नहीं था। अच्छा। पर सर क्या करें, मतलब देखिए खूबसूरती तो हमें आकर्षित करती ही है ना।
अब मैं उसको छेड़ता तो सारा छिड़ जाता और मेरे लिए बहुत लंबा काम बढ़ जाता। तो मैंने अल्टीमेटली उनको वापस भेजा और मैंने कुछ पैरामीटर्स उनको बता दिए। मैंने कहा ऐसे ऐसे आप इसको कर लो। तो वास्तु सम्मत और खूबसूरती एक साथ नहीं हो सकती? हो सकती है सर, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। वही प्लान, उसमें मुझे क्या करना पड़ता, उन्हें बिठा के दोबारा समझाना पड़ता, वही प्लान को फिर दोबारा बनाना पड़ता। तो उसमें मेहनत बहुत थी। उस प्लान को कम से कम उन्हें बनाने में भी 2-3 महीने लगे होंगे। अगर आज मैं उसको छेड़ता, उसको तोड़ता, उसको एज इट इज बनाता, तो मुझे फिर से इतना टाइम लग जाता। और फिर सामने वाले को वो चीज़ें वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये एक मैटर होता है। उन्होंने अपने क्लाइंट को एक प्लान बना के दे दिया, उसके बाद क्लाइंट ने कहा जी इसमें वास्तु का कुछ फंडा करा दो, उसने मेरे पास भेज दिया। मेरे पास भेजा, मैं सारा तोड़ दूंगा उसको। तोड़ के मैंने उसको अपने हिसाब से सेट करके भेजा। अब मैं पहले तो उनको अपने आप को, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है ना जी, वो इमोशनल होते हैं। आपने पहले तो उसकी ड्राइंग को अब तोड़ मड़ोड़ दिया, वो बेचारा अपने आप सोचेगा यार ये क्या कर दिया। अब वो क्लाइंट को दिखाएगा, तो दोनों की सहमति बनना, तीनों की सहमति बनना बड़ा कठिन काम हो जाता है। अगर हमारे पास डायरेक्ट क्लाइंट आते हैं ना, हम बना के देते हैं, वो खुश हो जाते हैं। शुरुआत में होता तो हो जाता, हाँ, तो वो हो जाता है। लेकिन सर कंस्ट्रक्शन करते हुए हम बात करें, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट्स बना दिए और कुछ दोष युक्त बने, यानी वास्तु उस पर खराब था, अब क्या हो सर? देखिए सर, अगर इंटरनल सेटिंग में प्रॉब्लम है मैनेज हो जाएगी। अगर स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है मैनेज नहीं होगी। हमें बड़े बड़े लोग मिलते हैं। एक जगह हमें बुलाया गया, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा टावर था बना हुआ, उनके फ्लैट के बीच में लिफ्ट आ रही थी। अच्छा, मतलब सीधी लिफ्ट जाके उनके फ्लैट में खुलती थी। तो अब वो मुझे क्या कहते हैं, मैंने उन्हें ओके कर दी। मैंने कहा जी ठीक है, ले लीजिए, बढ़िया चीज़ है। कहते हैं जी क्या बात कर रहे हो आप, ये तो ब्रह्म स्थान में लिफ्ट लगी हुई है। अब जिस बिल्डिंग के अंदर 4 लेवल बेसमेंट बनी हुई है और वो लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से उनके फ्लैट में खुल रही है, उसमें कहाँ तो ब्रह्म स्थान रह गया और कहाँ वो लिफ्ट का जो पिट होता है वो रह गया, क्योंकि बेसमेंट ही 4 लेवल नीचे है। अब मुझे समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने उनको बहुत कहा, मैंने कहा इसका इम्पैक्ट नहीं है और ना होगा, पर उन्होंने माना नहीं कि नहीं जी, बहुत कोई अच्छे इंडस्ट्रियल लोग थे, तो नहीं माना उन्होंने। तो इसलिए बड़ा समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये ब्रह्म स्थान का चक्कर में ऐसा डाल दिया ना, आदमी कहता है जी ये देखो ये कुर्सी आपकी ब्रह्म स्थान में है, ये गलत है। अरे भैया, ब्रह्म स्थान वो स्थान होता है जहाँ से ब्रह्मांड नजर आए। हमारा 5वां स्थान जो है वो ब्रह्म स्थान है, आकाश तत्व जिसके अंदर है। तुम्हारे यहाँ आकाश तत्व कहाँ है? तुमने पहले ही कवर कर दिया ना, उसकी अहमियत खत्म। अब तुम आज उसको कहने लगो जी ये ब्रह्म स्थान है, कहाँ से आएगा यार ब्रह्म स्थान? ब्रह्म स्थान का जो तत्व है 5 तत्वों में, वो आकाश तत्व है। अगर वहाँ पे आकाश तत्व नहीं है तो ब्रह्म स्थान नहीं है, तुमने खत्म कर दिया उसको। तो इसलिए लोगों की समझ में नहीं आता, वो जिस दर्रे में चले आ रहे हैं, जो 100 लोग बोल रहे हैं उसको मान रहे हैं। जो अगर कोई ज्ञानी कितना ही बड़ा आ जाए तो वो मूर्ख है उनके। तो फ्लैट में तो ब्रह्म स्थान नहीं रहा, मतलब नहीं रहा, फ्लैट में कोई ब्रह्म स्थान नहीं। फ्लैट में क्या, अगर कोठी भी आपने बनाई है, उसका आपने सारा कवर कर दिया, तो उसमें ब्रह्म स्थान नहीं है। उसमें गुंजाइश है ना सर, छोड़ा जा सकता है। हाँ, कोठी में तो यस, लेकिन फ्लैट में कोई गुंजाइश नहीं है। तो ब्रह्म स्थान से घबराने की जरूरत फ्लैट वालों को तो नहीं है। तो सर कई बिल्डर्स को ये भी शिकायत होती है कि भाई जब हम प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं तब तो फ्लैट बुक हो जाते हैं, लेकिन बीच में आके या बीच के बाद जब पेमेंट फुल फाइनल होने वाली होती है तब बायर्स अपना फ्लैट कैंसिल कर देते हैं या एडवांस पेमेंट देके भी कैंसिल करा लेते हैं। ये वास्तु दोष का रिफ्लेक्शन है क्या प्रोजेक्ट पर? मैंने आपको बताया वास्तु दोष दोनों जगह पे होता है, प्रोजेक्ट में भी होता है और उनके घर में भी होता है। वो कंप्लीट नहीं कर पाते और वो जो प्रोजेक्ट होता है उसमें दिक्कत आती है। एक प्रोजेक्ट है, तो जब बिल्डर से मेरी बात हुई, वो क्या करते थे, कई साल लगे पहले तो प्रोजेक्ट बनने में। फिर जब पोजीशन नहीं मिला तो लोगों ने केस कर दिए। अच्छा, अब जब केस कर दिए तो रोज कोर्ट में तो मैंने उनसे बात की। मेरे क्लाइंट थे,
बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, शायद उनके 2000 के आसपास 2-2500 फ्लैट थे। तो मैंने कहा जी आप देखे ख़त्म करो ना, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही होगी, ऐसे नेक्स्ट प्रोजेक्ट करोगे। कहता मैंने करना ही नहीं। कहता मैंने आज के बाद प्रोजेक्ट नहीं करना। कहता मेरे पास इतना कुछ है, मेरी पुश्तें बैठ के खाएंगी। अब कोर्ट में जाते वो, आपने फ्लैट बुक किया, 3 साल बाद आप कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट में जाते बिल्डर कहता है जी सर मैं दे नहीं पा रहा, मेरे से जो पैसे दिए ले लो। अब 3 साल बाद आपको कोर्ट कहती है भाई ये तो आदमी बढ़िया है, दे रहा है, ले लो जी, दे दो। उसने अपने जी फ्लैट सब वापस लेने शुरू कर दिए, क्योंकि जब उसने माल बेचा तब वो 2000 रुपये का रेट था, और जब वो वापस कर रहा है तो 6000 का रेट है, और वो 2000 रुपये वापस कर रहा है। तो आज ऐसी स्थिति हो गई है कि लोग के पास इतना हो गया है कि वो सोचते हैं हमें तो करने की जरूरत नहीं ना कुछ, यही बेच बेच के खाते रहेंगे। तो इसलिए बड़ी असमंजस की स्थिति है कि आम आदमी करे तो क्या करे। अब बिल्डर को लेना देना नहीं है, वास्तु खराब है, अच्छा है, मैंने जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, अल्टीमेटली उसका माल बिकना है, लेटर और सुनर। कुछ प्रोजेक्ट हैं ऐसे बंद पड़े हैं, गुड़गांव में एक प्रोजेक्ट है, तो उससे बात हुई थी कि जी प्रोजेक्ट चल नहीं, बिल्कुल बंद पड़ा है, कई सालों से बंद पड़ा है, उसके फ्लैट्स 10-20% बिके हैं, बाकी बंद पड़ा है। तो इस तरीके से ऐसे फ्लैट कुछ हैं, पर कुछ हैं, फिर भी लोग इनोसेंट लोग तो मिल ही जाते हैं ना जी, ले लेंगे। 2 साल में नहीं बिका, 3 साल में नहीं बिका, 10 साल में बिकेगा, बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं बिकेगा, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं ना जी। तो इसलिए सेल की ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, डिले हो सकता है पर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन सर जो वास्तु सम्मत घर होते हैं उनकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होती है जानकार के लिए। अच्छा भाई आपको कैसे पता कि वास्तु सम्मत है? अगर आपको पता है तो वो बेशकीमती है सर, उसकी वैल्यू तो आप लगा ही नहीं सकते। तो इसलिए ये अगर जानकारी है आपको कि वास्तु सम्मत है तो यस बेशकीमती है। लेकिन सर बिल्डर्स जब इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं तो जाहिर सी बात है ना, वो वास्तु कंसल्टेंट भी हायर करते ही होंगे। बिल्कुल करते हैं। अब कैसा करते हैं वो अलग बात है। हाँ। टेप वाला रंग वाला करते हैं। यस ये फर्क है। एक ने नोएडा में है शायद, उसने अपने प्रोजेक्ट का नाम ही वास्तु रखा हुआ है। तो बाई चांस मैं उधर किसी का प्रोजेक्ट देखने गया था, तो मैं अंदर चला गया। तो मैंने कहा भाई ये तुमने वास्तु नाम क्यों रखा है? कहता जी वास्तु के हिसाब से बनाया ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने कौन वास्तु कंसल्टेंट है तुम्हारा? मैंने नाम लिया, जो सबसे बड़ा वास्तु कंसल्टेंट दिल्ली का था, उसका नाम लिया। तो मैंने कहा तुम्हारे घोड़े खुल जाएंगे इसे बेचने में। वो शायद पंजाबी बाग में कहीं रहते थे। मैंने कहा जब बिक जाए ना पूरा, मेरा नंबर ले ले, उसने मुझे फ़ोन कर देना। तो सर आज तक वो जो प्रोजेक्ट है उसमें कुछ ना कुछ उलझने चली आ रही। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपका सलाहकार कौन है, शकुनी या कृष्ण। वास्तु नाम रखने से कुछ नहीं होगा? नहीं सर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता। लेकिन सर जो सरकारी योजनाएं होती हैं या अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें भी वास्तु मैटर करता है या वहाँ वास्तु का ध्यान रखा जाता है? सर सब जगह जहाँ वस्तु है वहाँ वास्तु है। आप सीधी सिंपल सी थ्योरी है, जहाँ वस्तु है वहाँ वास्तु है, और वास्तु वो भी है। ध्यान तो रखना, जो आप जो जितने ऐसे अफोर्डेबल प्रोजेक्ट बन रहे हैं, कुछ भी बन रहे हैं, बना तो बिल्डर ही रहे हैं ना जी, बना तो आर्किटेक्ट ही रहे हैं। तो ये तो उन्हें देखना है कि वो कितना उसको फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सर जहाँ कई सरकारें लोगों को आवास देने की बात करती हैं और बल्क में आवास दिए जा रहे हैं, और आवास मिलना ही, घर मिलना ही उस समाज की कैटेगरी के लिए बड़ी बात है, वहाँ वास्तु इतना इम्पोर्टेंट रहता है? सब काम करेगा सर, कहीं भी हो, कोई भी हो, वास्तु काम करेगा। इसके बिना तो जीवन चल ही नहीं सकता ना। नेगेटिव और पॉजिटिव की बात अलग है कि वो आपके लिए खतरनाक है या लाभदायक है, वो अलग बात है, पर बिना वास्तु के तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन सर एक आम आदमी बिल्डर के पास जब फ्लैट लेने जाए और बिल्डर समझाए कि भाई ये वास्तु कंप्लाइंट हाउसेज हैं, तो कौन सी बातें बिल्डर अक्सर समझाते हैं उनको? सबसे पहले तो यही समझाते हैं जी देखो नॉर्थ फेसिंग है, और उसके बाद ये देखो जी किचन साउथ ईस्ट में है, उसके बाद बाथरूम देखो जी
ये साउथ में है, तो अक्सर बिल्डर ये कहते मिलते हैं। अब क्योंकि इतना खूबसूरत बना होता है कि सामने वाला बोल ही नहीं पाता, उसकी बोलती वैसे ही बंद हो जाती है। तो वो बजाय वास्तु के खूबसूरती पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि आदमी बोल ही ना पाए। तो एक हाउस बल्कि टेढ़ा बना हुआ था, शेप टेढ़ी थी, गुड़गांव में था। तो मैं जब वहाँ गया, मैंने देखा वास्तव में बहुत खूबसूरत। तो मेरे को कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगा, पर मैंने उसको कैलकुलेशन की तो मैं समझ गया कि ये वास्तु सम्मत है। अच्छा। उसकी कुछ आम टेढ़ी थी, टेढ़ा मकान बना हुआ था, तो बताया जा सकता था। तो मैंने अपने क्लाइंट को बोला, मैंने कहा जी ठीक है। उन्हें मेरे ऊपर शक हुआ या क्या हुआ, तो उन्होंने वो चीज़ नहीं ली। क्योंकि ये भी एक बड़ा, किसी आप ऑड चीज़ को अगर आप पास कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, तो सामने वाले में भी उस क्षमता होनी चाहिए ना समझने की। हाँ, लीक से हट के चलने वालों पे यकीन नहीं करते लोग। नहीं करते लोग। अगर एक आदमी को 10 लोग एक ही बात को बोल रहे हैं, वो मानी जाएगी। एग्री। तो इसलिए मेरा एक नियम है कि मैं कम से कम, और हर आदमी को होना चाहिए, अपने प्रोफेशन के साथ ईमानदारी जरूर रखें। आप वहाँ बेईमानी मत कीजिए, आप कभी फेल नहीं होंगे। पर सर वो ईमानदारी भी वास्तु से ही आएगी वैसे। जिसका वास्तु ठीक है, ये बात भी है। हाँ, मैं भी कर सकता हूँ सर एक आध पॉडकास्ट एज अ गेस्ट। अब इतना आ गया मुझको वास्तु। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है। नहीं सर, मैं सोच रहा था कि आप भी ट्रेन हो जाएंगे। कुछ छोटी मोटी कंसल्टेशन तो मैं भी कर दूंगा सर। नहीं, छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी कीजिए। ठीक है सर, लेकिन क्या एआई या 3D टूल्स को भी वास्तु में इंटीग्रेट किया जा सकता है? एआई क्या करता है, कैसे काम करता है, पहले तो इस चीज को समझो। डेटा हम ही फीड करते हैं उसमें लगभग। यस, उसको वो डेटा मिलेगा जो नेट पे छाया हुआ है, उसको गैदर करेगा और आपको भेज देगा। मेरा डेटा नेट पे नहीं है, अब हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, मेरा डेटा नेट पे नहीं है। तो एआई कहाँ से लाएगा वो जो मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से लाएगा? तो उसके लिए तो वही इकट्ठा करना है, जो नेट पे है वो आपको परोस देना है। मैंने कई बार चेक किया कि शायद कोई जो मैं बोलता हूँ वो ये कहीं दिखा दे, और कहीं नहीं। तो इसलिए सर ये भीड़ है, और भीड़ में जो चल रहा है वो चाहे एआई हो चाहे कुछ भी हो, वो भीड़ के हिसाब से चलेगा। वो सही क्या है गलत क्या है उसमें क्षमता नहीं है देखने की। मतलब एआई वास्तु कंसल्टेंट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा? नहीं सर, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। लेकिन सर क्या किसी प्रॉपर्टी का बार बार बेचा जाना भी वास्तु दोष है? हाँ जी। कैसा वास्तु दोष है सर ये? दो ही चीज़ें होती है ना सर, या तो आप एक प्रॉपर्टी में गए, वहाँ आप सुखद स्थिति को प्राप्त हो गए, तो आप उसको क्यों बेचेंगे ना। एक प्रॉपर्टी में आप गए और उसमें आप डैमेज 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 और डैमेज होते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप इस पोजीशन में आ गए कि आपने बैंक के पैसे भरने हैं और आपको प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। या आपने ये सोचा कि यार यहाँ मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं प्रॉपर्टी बेच दूँ। एक और चीज़, कुछ किराए के मकान ऐसे होते हैं, वैसे मैंने जो देखा कि वहाँ आदमी जाके मल्टीप्लाई हो जाता है और फिर उसे छोड़ के अपनी प्रॉपर्टी ले लेता है। सेम, उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मल्टीप्लाई हुआ, उससे कई गुना बड़ी प्रॉपर्टी ली, और जैसे ही वो प्रॉपर्टी ली और गलत ली गई, और फिर वो उस काबिल भी नहीं रहता कि छोटे घर में भी रह सकता। तो इसलिए जो बार बार मकान का बिकना है, अल्टीमेटली इसके पीछे वास्तु काम करता है। तो घर चाहे देर से लें लेकिन अच्छा लें। अच्छा लें। और अच्छा कैसे पता चलेगा? पॉडकास्ट देख लें, पॉडकास्ट देखें या महेश गुप्ता जी से मिलें। यस। लेकिन सर अब पॉडकास्ट को मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन सर एक बिल्डर के लिए 3 सलाह जो आप देना चाहें जिससे बिल्डर्स का भी भला हो जाए, कि भाई ये बातें आप अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लीजिए, आपके लिए भी फायदा है और बायर्स के लिए भी फायदा है। सर रहने दो। क्या बताए ना। एक तो चलिए 3 सलाह मत बताइए, एक सलाह बता दीजिए। सर इसमें एक चीज़ नहीं होती, बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, इसमें कोई एक ऐसी सलाह है ही नहीं ना। अगर मैं बात करूं एक सलाह की, तो यही एक सलाह है कि वो जहां सोता है, रहता है अपने घर से, प्रोजेक्ट करें नॉर्थ में। ओके। नॉर्थ में या ईस्ट में।
सक्सेसफुली प्रोजेक्ट हो पाएगा, लोग सुखद स्थिति को प्राप्त होंगे, खुद भी लाभ कमाएगा और लोग भी लाभ कमाएंगे। ठीक है, और 2 सलाह और चाहिए तो उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मैंने कई सारे वर्ड सीख लिए सर आपसे इससे। ठीक है सर, तो ये मुलाकातें, ये बातें होती रहेंगी और आप यूं ही हम सबको लाभान्वित करते रहेंगे, और एक दिन वो भी आएगा जब एआई वो बताएगा जो डॉक्टर महेश गुप्ता बताते हैं। जरूर जरूर। थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम। तो आज घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट को यहीं समेटना है। आपका प्यार बरस रहा है हम पे, इसके लिए हमेशा से शुक्रगुजार हूं। ये प्यार मुझे लगातार चाहिए भी, और आपका वास्तु ठीक रहे, आप प्रगति करें, खुशहाल रहें, यही मोटिव भी है घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट का। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस बीच हमेशा याद रखिए, कंठस्थ करिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं।